प्रयागराज शूटआउट केस की। तो इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तो बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर साबिर बताया जा रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का बताया जा रहा है। रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद गैंग के लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि शूटआउट कांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे और 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। घटना के बाद से बल्ली और सुधांशु और असाद फरार चल रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनके तलाश में जुटी हुई हैं। सूत्रों की माने तो असाद अतीक का अकाउंटेंट भी है, जो बल्ली के साथ मिलकर अतीक के प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असाद और बल्ली की पत्नी के नाम पर बेनामी संपत्ति करवा रखी है और चकिया में शूटर बल्ली के पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान भी है। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज वो सामने आया है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है अतीक के अकाउंटेंट असाद के साथ प्रॉपर्टी का काम भी देखता है बल्ली। देखिए ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो कि सामने आया है। अतीक की पत्नी के साथ शूटर साबिर का ये फुटेज है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। एरो के जरिए शूटर साबिर को यहां पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं शाइस्ता परवीन भी आपको इस सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अतीक की पत्नी के साथ ये शूटर साबिर दिखाई दिया था। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए उमेश पर गोली चलाता हुआ भी दिखाई दे रहा है शूटर साबिर। तो ये 2 तस्वीरें साफ करती हैं कि शूटर साबिर इस पूरी हत्याकांड में शामिल था और शाइस्ता परवीन शूटर के साथ दिखाई दी है सीसीटीवी फुटेज में। आपको बता दें शूटआउट कांड से 5 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज है ये जो कि सामने आया है। तो इधर आज 16वें दिन भी जांच एजेंसियां शूटर की तलाश कर रही हैं। वारदात के सीधे तौर पर शामिल 2.5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटर्स की तलाश में जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। जांच एजेंसियों ने शूटर्स को पकड़ने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दी है। तेज तर्रार और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर आईपीएस अफसर अनंत देव तिवारी भी इस पूरी वारदात में अब शामिल होंगे। एसटीएफ अब शूटर्स पर शिकंजा कसने की कवायद नए सिरे से शुरू कर रही है। और हमीरपुर में झुग्गियों में आग लग गई है। आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। गरीबों के खाने पीने का सामान भी उसमें जल गया है। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा काटा है। मोधा कोतवाली के कस्बे की ये पूरी घटना है। देखिए तस्वीरें देख रहे हैं आप। हमीरपुर में झुग्गियों में ये भीषण आग लगी है। आप देख सकते हैं किस तरह एक एक कर ये झुग्गियों में आग पकड़ ली थी और उसकी वजह से स्थानीय लोगों को खासा परेशानी हुई है। उनके खाने पीने का सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। आप देखिए किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है, लेकिन उसकी वजह से इन आग लगने की वजह से उनके खाने पीने का पूरा राशन इस पूरी आग में जलकर खाक हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी आग लगने की वजह से मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया है, क्योंकि अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। मोधा कोतवाली के कस्बे की ये पूरी घटना है। ये देखिए किस तरह स्थानीय नागरिक वहां पर जो झुग्गियों में आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी मशक्कत लगी है इस आग को बुझाने के लिए। पश्चिमी यूपी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में आज से अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन होने जा रहा है और मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में होने वाला यह आयुर्वेद महासम्मेलन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी शामिल होंगे। आपको बता दें 3 दिनों तक चलने वाले इस महासम्मेलन में देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य लोगों को निशुल्क परामर्श और निशुल्क इलाज के साथ दवाइयां भी देंगे और 3 दिनों तक होने वाले इस आयोजन में देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। अखिलेश ने मिशन 2024 की तैयारियां तेज कर दी हैं। तमिलनाडु तेलंगाना के बाद आज अखिलेश गुजरात जाएंगे और वो अहमदाबाद के दौरे पर रहेंगे और गुजरात में समाजवादी पार्टी की एकमात्र विधायक कांडला जडेजा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के घर जाएंगे
और आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से लेकर 19 मार्च तक कोलकाता में होने वाली है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 2024 से पहले जिन राज्यों में बड़े नेता बुला रहे हैं, अखिलेश यादव वहां पर जा रहे हैं और इसके जरिए संदेश यही देने की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी न केवल यूपी में बल्कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ अन्य दलों के साथ मिलकर मोर्चा लेगी। अखिलेश की नेशनल घेराबंदी, तीसरे मोर्चे वाली किलेबंदी। गुजरात में अखिलेश भरेंगे हुंकार, 24 की पिच तैयार। 2024 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तीसरे मोर्चे के लिए अखिलेश की नेशनल घेराबंदी तेज होती जा रही, क्योंकि अभी हाल ही में अखिलेश चेन्नई पहुंचे थे, जहां विपक्ष के तमाम नेता मौजूद थे। ऐसी एक तस्वीर तेलंगाना से भी आई थी और अब 24 का पारा चढ़ाने के लिए अखिलेश गुजरात जाने वाले हैं, जहां गुजरात में समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक कांडला जडेजा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होंगे। लेकिन इसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे, क्योंकि अखिलेश जहां जा रहे अपनी पकड़ बढ़ाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि इसी महीने कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। माना जा रहा कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी का खुद को थर्ड फ्रंट से अलग करना है। ऐसा चर्चा है कि ममता बनर्जी को साथ लाने में अखिलेश यादव एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अखिलेश यादव उसमें शामिल होंगे। दरअसल 2024 के लिए जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बनाने की जो कवायद है, अखिलेश यादव उसका एक मुख्य चेहरा है और इसीलिए वो गुजरात जा रहे हैं। उससे पहले चेन्नई गए, जहां एमके स्टालिन का जन्मदिन था, विधानसभा में सत्र चल रहा था, उसको छोड़कर अखिलेश यादव गए। वहां पर विपक्षी दलों के तमाम नेता पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये रणनीति है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे घेरा जाए, ना केवल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि उनका जो गठबंधन है वो सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव की जो भूमिका है उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, ऐसा सपा के नेताओं का कहना है। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार दौरा करने का काम कर रहे हैं और वो गैर भाजपाई पार्टियों को इकट्ठा करके 2024 में केंद्र में हम लोग सरकार बनाएंगे और इस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि भाजपा तीसरे मोर्चे की तैयारी पर हमलावर नजर आ रही, जिसकी माने तो तीसरे मोर्चे की चर्चा हर बार होती है और चर्चा बनकर ही खत्म हो जाती है। देखिए, थर्ड फ्रंट बनाने का कई बार प्रयास हुए हैं, लेकिन वो विफल हुए हैं। देश के मतदाता इस थर्ड फ्रंट की असलियत जानते हैं, क्योंकि इनका कोई एजेंडा नहीं होता है। हर दल का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता है, सिर्फ मोदी का विरोध करके। मोदी का विरोध इसलिए है कि मोदी गरीब के घर से आया हुआ है। लेकिन तीसरे मोर्चे की तैयारी से जितनी बेचैनी भाजपा की बढ़ी है, उससे ज्यादा कांग्रेसी खेमे में हलचल है, जो भाजपा की तरह ही तीसरे मोर्चे को खारिज करने में लगी है। जहाँ तक थर्ड फ्रंट की बात है, थर्ड फ्रंट भारत के इतिहास में जितनी बार बना है उतनी बार असफल हुआ है, चला नहीं। पर गठबंधन की सरकारें 5 साल यूपीए 1 चली, 5 साल यूपीए 2 चली कांग्रेस के साथ, और इस देश के कार्यकाल का स्वर्णिम काल कहलाया। तो 1 to 1 फाइट होगी। गौरतलब है कि जब से राहुल गांधी ने सपा की राष्ट्रीय विचारधारा पर सवाल उठाया, अखिलेश फुल ऑन एक्शन में हैं, जो एक तरफ कांग्रेस को अलग कर तीसरे मोर्चे की फौज तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं यूपी की सभी 80 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे, जिसका साफ और सीधा मतलब है कि अब सपा अमेठी और रायबरेली में भी चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। यानी अखिलेश ये बताने में लगे हैं कि यूपी में भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सपा है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का कि जो थर्ड फ्रंट अखिलेश बनाने में जुटे हैं, क्या वो अखिलेश को अपना नेता मानेगा? क्योंकि सच ये है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में
5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज से 762 निकाय में वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कल 10 मार्च से इसके लिए ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया था। इधर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की रिपोर्ट आयोग ने सरकार को सौंप दी है। अब कोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इस मामले में 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम शुरू हो गया है। 11 अप्रैल के बाद से तारीखों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। साथ ही साथ काउंटडाउन निकाय चुनाव को लेकर अब शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को पिछड़ा विरोधी बताते हुए समाजवाद को समझने की नसीहत दे दी, क्योंकि अखिलेश ने एक फोटो ट्वीट की है जिसमें ओबीसी आयोग के सदस्य सीएम योगी को अपनी बनाई रिपोर्ट सौंप रहे हैं। लेकिन इस फोटो में आयोग के सदस्य बिना जूते के नजर आ रहे हैं, जबकि सीएम योगी और उनके साथ को लोगों ने जूते पहन रखे हैं। अखिलेश की जूते वाली सियासत, पिछड़ों को कब मिलेगी ताकत? पिछड़ों के सम्मान पर घमासान, निकाय चुनाव से पहले तूफान। अभी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की बनाई रिपोर्ट सरकार ने पेश भी नहीं की, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने सरकार पर पिछड़ा विरोधी बताते हुए सूबे का सियासी माहौल गर्म कर दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि जब ओबीसी आयोग के सदस्य अपनी रिपोर्ट देने के लिए सीएम योगी से मिलने पहुंचे तो उनके जूतों को उतरवाया गया, जबकि खुद सीएम योगी और उनके करीबियों ने जूते पहने थे। अब इसी को लेकर अखिलेश ने न सिर्फ दलित और पिछड़ों के मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, बल्कि पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए सीएम योगी को समाजवाद का मूल भी पढ़ने की नसीहत दी कि राजनीतिक लोग जो है जूता पहन के घूमेंगे और गैर राजनीतिक अधिकारी, जुडिशरी से जुड़े रिटायर्ड जज, वो सब उनको अपना जूता उतारना पड़ेगा। नियम तो एक ही होना चाहिए। तो अगर जो लोग मुख्यमंत्री के सामने सम्मानित तरीके से खड़े नहीं हो सकते, उन लोगों से क्या आशा की जाए कि वो अपनी बात कह पाएंगे? सरकारी संस्थाओं को अपने प्रेशर में ले लिया है। बीजेपी सरकार ने सरकारी संस्थाओं की अहमियत खत्म कर दी है। वो सीधे प्रदर्शित होता है कि बीजेपी सरकार ने उनके जूते तक उतरवा लिए, नंगे पैर खड़े हैं आयोग के लोग। ये शर्मनाक स्थिति है। जो सामने आई, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं कमेटी के, वो नंगे पैर खड़े हैं और रिपोर्ट लेने वाले लोग जूता पहन करके खड़े हैं। तो वो जो भेदभाव समाजवादी पार्टी कहती, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों के साथ करती है, वो आज रिपोर्ट सौंपने वाली कमेटी में भी दिखाई दिया। भाजपा पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें खुद सरकार भी फंसना नहीं चाहती। पिछले साल जब हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था, तो तुरंत सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि उस पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा लगे। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश ने जूते उतरवाने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, उससे सियासत गर्मा गई है। हालांकि अखिलेश के पिछड़ा विरोधी आरोप पर सरकार की तरफ से सफाई भी आई। जो भी जनता का आदेश आता है तो ईवीएम में कमी बताते हैं, अगर न्यायालय का कोई आदेश आता है उसमें खामियां निकालते हैं, अगर कोई संस्थाएं अपना काम करती हैं जो संवैधानिक संस्था, तब भी वो उंगली उठाने का काम करता है। इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना पड़ेगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। अब सवाल इस बात का है कि ये बात फोटो और ट्वीट के साथ क्या खत्म हो जाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में लालू यादव के समधी के यहां ईडी ने छापा मारा। कल सुबह ईडी की टीम सपा नेता और पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के घर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक घर से कुछ कागजात भी मिले हैं। करीब शाम 7:30 बजे तक ईडी के 2 अफसर जितेंद्र यादव के घर पहुंचे थे और टीम से अपडेट लेकर 8 बजे निकल गए थे। जितेंद्र यादव सपा के पूर्व एमएलसी हैं और गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर में रहते हैं।
लालू यादव की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव के साथ हुई है। राहुल यादव ने सपा के टिकट पर बुलंदशहर के सिकंदराबाद से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो कल सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये पूरा ईडी का छापा पड़ा है। हालांकि कुछ दस्तावेज भी खंगाले गए, लेकिन जब अफसरों द्वारा कोई जानकारी मिली तो 8 बजे करीब इस रेड को खत्म कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज में कल तीसरे दिन भी जमकर अबीर गुलाल उड़ाया गया। प्रयागराज के लोग आज तीसरे दिन भी होली की खुमारी में डूबे दिखे। यहां 3 दिनों तक सड़कों पर रंग खेले जाने की अनूठी परंपरा। पूरे देश में होली का हुल्लड़ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में आज तीसरे दिन भी जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जमकर होली खेली जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के ठठेरी बाजार इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि आज तीसरे दिन भी होली के रंग देखने को मिल रहा है, जमकर होली खेली जा रही है। दरअसल प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर होली खेले जाने की परंपरा है। दूसरे दिन यहाँ होली का असली रंग देखने को मिलता है और आज तीसरे दिन भी तमाम जगहों पर सड़कों और गलियों में इसी तरीके से होली खेली जाती है। तो देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक दूसरे पर गुब्बारे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, पिचकारी के जरिए होली खेली जा रही है। और तीसरे दिन भी प्रयागराज में ठठेरी बाजार समेत तमाम इलाकों में इसी तरीके से होली खेली जाती है। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर फिल्मी गीतों पर थिरकते हैं, होली बारात निकाली जाती है, होलियारों की टोली सड़कों और गलियों में निकलती है। फिल्मी और परंपरागत गीतों पर लोग इसी तरीके से जमकर थिरकते हैं। तो प्रयागराज में 3 दिनों तक सड़कों पर होली खेले जाने की परंपरा है और आज तीसरे दिन भी आपको प्रयागराज में होली के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम जगहों पर जमकर होली खेली जा रही है और इस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिन जिन इलाकों में आज रंग चल रहे हैं वहां पर जो इलाके हैं वो छावनी में तब्दील हैं। आज चूंकि शुक्रवार यानी जुमे का दिन भी है, इसलिए जो सरकारी अमला है वो खास तौर पर सतर्कता बरत रहा है, खास तौर पर चौकसी की जा रही है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की खबर एबीपी गंगा पर दिखाए जाने के बाद अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ने 3 दिनों के अंदर घोटाले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और खबर कासगंज से है। यहाँ मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पुरानी रंजिश में युवक के साथ ये पूरी मारपीट की गई। युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। इस पूरे वीडियो के आधार पर तलाश की जा रही है। थाना सिडपुरा क्षेत्र के नगला चूरे का ये पूरा मामला है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुरानी रंजिश में युवक की जमकर पिटाई की गई और ये वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। लेकिन इस पूरे वीडियो के आधार पर अब पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें थाना सिडपुरा क्षेत्र के नगलापुरे का ये पूरा गाना है। और खबर फतेहपुर से है। NH2 पर कंटेनर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। कंटेनर के चपेट में आने से बाइक सवार का पैर कट गया है। आपको बता दें कंटेनर में प्लाई लदा हुआ था। प्रयागराज से कानपुर की ओर जाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ, जिसकी वजह से NH2 पर जाम भी लग गया और ये हादसा खागा कोतवाली से सुजरही में हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज से कानपुर की ओर जाते वक्त ये पूरा हादसा हुआ। NH2 पर कंटेनर पलटने से पूरा हादसा हुआ। साथ ही साथ इस कंटेनर के अंदर प्लाईवुड लदे हुए थे जो कि जमीन पर बिखर गए, जिसकी वजह से सड़क भी जाम हो गई। और खबर बांदा से है। यहां पर 70 वर्षीय बुजुर्ग का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। गला घोटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बुजुर्ग के साथ रहने वाले भांजे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मटौंद थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव की पूरी घटना है। तो 70 साल का बुजुर्ग था जिसके साथ में उसका भांजा रहता था। गला घोटकर जताई जा रही है हत्या की आशंका। बात करेंगे चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है और इसके साथ ही चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा विधिवत रूप से चले, इसलिए ये फैसला लिया गया। तो पिछली यात्रा को देखते हुए, उससे सीख लेते हुए इस बार कई बदलाव किए गए हैं और इस बार हेल्थ सर्टिफिकेट देना हर एक के लिए अनिवार्य होगा। घर पे आने से पहले आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आना होगा। साथ ही साथ इस बार आने वाले लोगों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।